Welcome back. In this very first lecture, we will discuss about constants, degrees of freedom and generalized coordinate. Right. तो देखो फिजिक्स का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप डिनामिक्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है. तो बिल्कुल बेसिक टर्म है और काफ़ी सिंपल है, तो आपको खूब मज़ा आएगा. ये इसको हम लोग वन बाई वन देखते हैं. राइट. तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कांस्टेंट्स क्या होते हैं. ओके. So there be definition of constant here. Motion of particle not always remain free but often is subjected to given sub conditions. Right. देखो कभी भी हम लोग जब बात करते हैं डिनामिक्स में मोशन ऑफ पार्टिकल का, तो डेफिनेटली क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन तो आपको गिवन रहता है. तो जो भी कंडीशन आपको दिया रहता है ना, वो क्या होता है, वो आपका कांस्टेंट होता है. जैसे आप यहाँ पे देखो एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दिया हुआ है जो जेड एक्स प्लेन में है. सो ए पार्टिकल इज बाउंड टू मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन इलिप्स इन एक्स जेड प्लेन एज यू सी हियर. एट ऑल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इट इज़ बाउंडेड टू ओबी द कंडीशन दिस. चूँकि देखो ये इलिप्स का जो है एक ट्रैक है एक्स जेड प्लेन में, और इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, सो एक्स जेड प्लेन में ये होगा. राइट. तो आप कह सकते हो कि जो मोशन है वो जो है एक कंडीशन पे बाउंड है कि जो पार्टिकल है वो ऑलवेज इस ट्रैक पे मूव करेगा. राइट. यानी इस इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा. दैट्स वाई वी कॉल्ड दिस इज द कांस्टेंट ऑफ दिस मोशन. राइट. तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या हो गया, कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल और पार्टिकल, इसी को आप कांस्टेंट कहते हैं. तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन. राइट. तो बहुत हमारे लिए भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैं आपको इसका जो है एक इंट्रो दे रहा हूँ. ठीक है. तो आप इसको देख लो. ओके. ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा. पीडीएफ के लिए टेंशन मत लेना, अभी आप इसको समझ लो. नेक्स्ट देखो इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट्स. सो वी कैन क्लासीफाई द कांस्टेंट्स बाय टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज होलोनोमिक constant and the another one is non-holonomic constant. Right. Holonomic constant is that which are expressible in terms of equation involving coordinates and time. Right. may or may not be present. टाइम जो है आपका वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. राइट. तो क्या होता है कि टाइम हो या ना हो, जो कोऑर्डिनेट है और टाइम, इसको अगर मिला करके आप जो है किसी इक्वेशन को आप एक्सप्रेस करते हो तो वो कहलाएगा आपका होलोनोमिक कांस्टेंट. यहाँ पे देखो ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज़ करके. यहाँ पे ये Q1 Q2 Qn आपके जो है कोऑर्डिनेट्स हैं और T आपका टाइम है. राइट. तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया होलोनोमिक कांस्टेंट अगर इस तरह का कोई इक्वेशन आपको गिवन रहता है, वेयर QI आर द इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट, ये आपको पता है. राइट. नेक्स्ट देखो यहाँ पे है नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट. सो कांस्टेंट्स विच आर नॉट होलोनोमिक सिंपली आर कॉल्ड नॉन होलोनोमिक. ठीक है. तो जो होलोनोमिक नहीं है उसको आप क्या बोलोगे, नॉन होलोनोमिक बोलोगे. इसको फर्दर हम लोग टू टाइप्स में बांट सकते हैं. पहला ये इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेलोसिटीज़, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेलोसिटी भी आ जाएगा. जैसे देखो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 ये आपका कोऑर्डिनेट है, फिर यहाँ पे देखो डॉट आ रहा है, तो ये आपका वेलोसिटी को डिनोट करता है. तो Q1 का डॉट से लेकर के Qn का डॉट, तो ये सारे ही पार्टिकल्स के वेलोसिटी हो गए. राइट. और टाइम. तो ये अगर इक्वेशन आपको इस तरह का मिलता है एंड दोज कैन नॉट बी रिड्यूस टू होलोनोमिक फॉर्म, मतलब ये ऐसा इक्वेशन होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि हम इसको फिर होलोनोमिक में कन्वर्ट कर सकते हो. अगर होलोनोमिक में कन्वर्ट कर पाएंगे तो देन वो क्या होगा, होलोनोमिक कहलाएगा. और नहीं अगर कन्वर्ट होता है, मतलब कि Q1 भी उसमें है, वेलोसिटी भी होता है. राइट. तो उस टाइप से फिर उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट बोलेंगे. ओके. और सेकेंड टाइप हो सकता है ये इनइक्वालिटी वाला. ठीक है. अगर इनइक्वालिटी इस तरह का है, मतलब ग्रेटर देन लेस देन या ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, तो वो भी आपका क्या आएगा, नॉन होलोनोमिक में आएगा. और इक्वल टू होता तो वो क्या आ जाता, होलोनोमिक में आ जाता. तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको आप पहले भी फिजिक्स में पढ़ते आए हो, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. राइट. आगे देखो इन बोथ टाइप ऑफ कांस्टेंट होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक, टाइम मे और मे नॉट बी प्रेजेंट एक्सप्लिसिटली. ठीक है. तो टाइम जो है, जैसे टाइम डिपेंडेंट होता है तो वो टाइम जो है आपका वो उसमें रहेगा, नहीं भी रह सकता है. तो टाइम को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, एक्चुअली आपको कोऑर्डिनेट राइट को देखना होता है. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग. यहाँ पे देखिए क्या है, पेंडुलम. जैसे कुछ आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताया जा रहा है कि कैसे कैसे आप टाइप्स को पहचान सकते हो. देखो ये पेंडुलम का एग्जांपल है यहाँ पे. तो पेंडुलम देख रहे हो. ठीक है. ये आपका वाई एक्सिस में वर्टिकली सपोज करते हैं. ठीक है. ये वाई एक्सिस है, ये आपका जो है एक्स एक्सिस है, और इस एक्स वाई प्लेन में
समवेयर द पोजीशन ऑफ बॉब इज़ हियर, राइट। ये आपका पेंडुलम है, इसका कोई पोजीशन एक्स वाई है, देन डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ये आपका आप इसको फिर ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका x होगा और ये आपका क्या होगा, y होगा। इफ़ वी सपोज द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज l, देन वी कैन से इट इज़ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर और दिस वन, ओके। वन कैन नॉट चेंज x इंडिपेंडेंटली एंड चेंज इन x विल ऑटोमेटिकली चेंज। तो ये तो होगा ही। यहाँ पे क्या है कि आपको x जो है वो इंडिपेंडेंटली आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर आप x को चेंज करते हो तो फिर क्या होगा, आपका y भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पे एक कांस्टेंट इक्वेशन मिल रहा है, हम इसको ऐसा कह सकते हैं, और x और y नॉट इंडिपेंडेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट। तो यहाँ पे x और y दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई एक आपका इंडिपेंडेंट होगा, राइट, तो दूसरा उसका डिपेंडेंट कहलाएगा। x अगर इंडिपेंडेंट होगा तो y डिपेंडेंट होगा, तो दोनों आपका एक साथ इंडिपेंडेंट नहीं होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे अब इंडिपेंडेंट कांस्टेंट क्या होता है तो बताया जा रहा है, तो अब जानते ही मैंने बता दिया कि इंडिपेंडेंट तो उसी को बोलेंगे ना जिसके चेंज करने से दूसरा चेंज नहीं होता हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक को चेंज करोगे तो दूसरा भी चेंज होगा, तो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, सो इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखो फिर क्या है, वही बात लिखी हुई है। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया नेक्स्ट आपका। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगेन जो है हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं पेंडुलम का, जैसा ऊपर देखा था। इफ़ यू चूज थीटा एज द ओनली कोऑर्डिनेट, ओके। अब देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को अच्छे से समझाया जा रहा है ना। जैसे ऊपर में आपको बताया गया कि आप एक्स और वाई को देख चुके कि एक्स और वाई क्या है, आपस में डिपेंडेंट था। लेकिन अगर मैं थीटा लेता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया गया है, इट कैन रिप्रेजेंट इंटायर मोशन ऑफ द बॉब इन एक्स वाई प्लेन। तो ये क्या है, एक्स वाई प्लेन में मोशन को आपको डिनोट करता है। इन दिस प्रॉब्लम ओनली वन कोऑर्डिनेट थीटा इज सफिशिएंट विच इज सोल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, राइट। अब देखो, अब इस केस में जैसे आप देख रहे हो कि थीटा जब हम लोग लेते हैं तो ऊपर में जो एक्स वाई लिया था उस तरह का नहीं है। अब ये थीटा क्या है, आपका इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना वाई पे डिपेंड कर रहा है, सो इट इज़ ए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, राइट। तो ये आपका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से आप जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन कर सकते हो। सो व्हाट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, the number of independent coordinate required to present the entire motion, required to represent the entire motion, okay। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, टाइम पे आपको इसका जरूरत पड़ता है, याद कर लो। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द इंटायर मोशन, ओके। अच्छा, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सो इट इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स माइनस नंबर ऑफ कांस्टेंट। नंबर ऑफ कांस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जितना नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो नंबर ऑफ कांस्टेंट, तो आपका वो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे इस केस में हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, सिर्फ यहाँ पे एक ही बॉब है, तो यहाँ पे आप निकालोगे 3 इंटू 1 करोगे, राइट, माइनस। अब नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट हम लोग देख सकते हैं, नीचे भी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देख लो, देखो नंबर ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा जो ऊपर में मैंने दिखाया था, दूसरा z इक्वल टू 0 बिकॉज दिस मोशन इज इन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन को हम लोग z इक्वल टू 0 से भी डिनोट करते हैं, राइट। तो z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0, ये मिलकर 2 कांस्टेंट हो गया, सो नंबर ऑफ कांस्टेंट इज 2 एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1। सो व्हेन वी पुट दिस इन द फार्मूला वी गेट 3 इंटू 1 एंड माइनस 2, राइट। सो फाइनली वी गॉट वैल्यू 1। सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस motion of bob, right, like a pendulum is equal to 1। तो इस केस में आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपको क्या होगा, 1 होगा, राइट, सही है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आपको चूज़ करना है, राइट, मोशन के लिए। तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कैसे चूज़ करेंगे, तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि एक्स और वाई को इसलिए नहीं ले सकते थे कि एक्स वाई पे डिपेंड करता है, वाई एक्स पे डिपेंड करता है, तो कंफर्म नहीं है कि एक्स या वाई में से कौन एक इंडिपेंडेंट है, बट एक तो उसमें इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर आप थीटा को देखते हो तो ये आपका कन्फर्मली इंडिपेंडेंट है, तो ये हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट इसको हम सपोज करेंगे, और इन दिस वे आपका ये फाइनली निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो वही बताया जा रहा है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या आ गया, 1 आ गया। DOF मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये 1 है, तो इसका मतलब है कि इसके पास में जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो एक ही होगा, और वो क्या है, यहाँ पे थीटा है, राइट, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अब क्या आ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स।
क्या कुछ हम लोग और भी देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे डेफिनेशन आ गया, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द डिनामिक्स ऑफ पार्टिकल्स और सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 3 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल माइनस नंबर ऑफ होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स, राइट। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वेयर एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल एंड के इज नंबर ऑफ होलोनोमिक कॉन्स्टेंट, राइट। क्लियर है। तो ये दोनों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन और फार्मूला, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे देखो होलोनोमिक कांस्टेंट, ओके, होलोनोमिक कांस्टेंट की बात आई तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, और किस केस में क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ये देखो, ये आप देख सकते हो कि एलोंग एक्सिस है, ठीक है। तो ये मतलब 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है, पार्टिकल मूविंग एलोंग ए लाइन से एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो क्या क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो ओनली, चूँकि एक्स एक्सिस है तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 इन 3D प्लेन, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कांस्टेंट है वो आपका 2 हो गया। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो काफ़ी इजीली आप निकाल पाओगे। कैसे, तो क्या था 3n माइनस k, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, सो 3 इंटू 1, और नंबर ऑफ कांस्टेंट आपका 2 हो गया, सो इट इज़ इक्वल टू 1, ओके। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप इस तरीके से यहाँ पे आसानी से निकाल पाओगे। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। चलो यहाँ पे देखो, ये 1 आ गया, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई भी है नीचे में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 होगा। और जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा इस केस में, चूँकि ओनली अलोंग एक्स एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा GC, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, वो आपका क्या होगा, x होगा। अब ये देखो, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल 1 ही है, राइट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट्स मिलेंगे आपको, जो इक्वेशन मिलेंगे वो ये मिलेगा। एक तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, चूँकि इसका थीटा स्लोप है, इस लाइन, ये जो लाइन जो ओरिजिन से पास करता है, ये y इक्वल टू mx फॉर्म का होता है, राइट। यहाँ पे m क्या होता है, टेन थीटा, सो y इक्वल टू दिस x टेन थीटा, एंड सिंस इट इज़ इन xy प्लेन, सो हियर z इक्वल टू 0 इज द अनदर कांस्टेंट। सो नंबर ऑफ कांस्टेंट इज अगेन 2 and particle is 1. So again by this formula DOF, that means degree of freedom is 1, and so the generalized coordinate is either x or y, right। अच्छा, इसके बाद देख लो, अब यहाँ पे जो एग्जांपल आपका दिए रखा है, ये आपका एक पुली है, राइट। और यहाँ पे जो है 2 तरफ ब्लॉक जो है हैंग किया हुआ है, ये पूरा लेंथ है। अब सपोज करो कि पूरा जो यहाँ पे रॉप है, जो पूरा रस्सी है, उसका लंबाई अगर L है मान लेते हैं, तो अब देखो ये आपका हो गया Z2 लेंथ, ओके, ये आपका हो गया Z1 लेंथ, और रॉप में ये जो पुल्ली है इसके ऊपर भी रॉप होगा ये, ठीक है, सेमी सर्कुलर होगा। तो इसका लेंथ क्या होगा, तो सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है, पाई a, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ओके, पाई a। तो Z1 प्लस Z2 प्लस पाई a इज इक्वल टू L इज द वन ऑफ द कांस्टेंट, राइट। अब देखो पूरा जो है वर्टिकल Z एक्सिस पे है, Z एक्सिस के अलॉन्ग ये इक्वेशन हो रहा है। सो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो अनदर कांस्टेंट होगा, x1 भी 0 होगा, y1 भी 0 होगा, x2 भी 0 होगा, y2 भी 0 होगा। सो देयर बी फाइनली 5 कांस्टेंट्स, राइट, 5 होलोनोमिक कांस्टेंट्स हियर। तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट हैं, और अगर आप पार्टिकल देखोगे तो 2 पार्टिकल है, तो n आपका 2 हो गया और k आपका 5 हो गया। अब आप इसको फार्मूला में डालोगे, DOF निकालोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो क्या होता है वो 3n माइनस k होता है। तो 3 2 6 माइनस 5 आपका अगेन ये 1 आ रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अगेन 1, एंड हेंस द जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज आइदर Z1 और Z2, राइट। तो इस तरीके से आप इसमें आसानी से लिख पाओगे, कोई इशू नहीं है। सो जनरल फॉर्म ऑफ दिस कांस्टेंट इक्वेशन इज दिस इक्वल टू 0, ओके। तो ये तो ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ टाइम नहीं आ रहा है ना, तो मैंने आपको बताया था टाइम आ भी सकता है, टाइम भी नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पे चूँकि सिर्फ जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट है, तो उसमें आप देखोगे सिर्फ जो है आपका अभी कोऑर्डिनेट्स का ही यूज़ हो रहा है। तो सो हियर इन दिस केस द जनरल फॉर्म ऑफ दिस कांस्टेंट इक्वेशन इज f q1 q2 q1 इक्वल टू 0, राइट। अब देखो, अगर पेंडुलम ऑफ वेरिंग लेंथ ले लिया जाए, मतलब ऐसा पेंडुलम जिसमें लेंथ क्या करता है, वेरी करता है, ओके। जैसे आपके यहाँ पे देख पा रहे हो, आप देख रहे हो ये आपका एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है, किसी टाइम t में, राइट। और जो है टाइम t प्लस डेल्टा t, ठीक है, थोड़ा समय के बाद ये यहाँ पे आ जाता है। तो इसमें क्या लेंथ भी वेरी कर रहा है, ये हो सकता है कि थोड़ा इनइलास्टिक हो इसका रॉप, तो इनइलास्टिक की वजह से थोड़ा सा ये जैसे जैसे दूर जाएगा थोड़ा इसके इसमें ये टनाएगा या छोटा होगा, ठीक है, ओके। तो अब देखो, मान लेते हैं कि LT इसका लेंथ है, तो ये टाइम डिपेंडेंट हो गया। किसी टाइम t में हमने इसका लंबाई LT लिया,
तो अब इस केस में जो कांस्टेंट का इक्वेशन आएगा उसमें डेफिनेटली टाइम भी आ जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने बोला था कि टाइम आ भी सकता है, टाइम नहीं भी आ सकता। तो अब यहाँ पे देखो टाइम आ रहा है, तो ये स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, द बॉब इज कांस्टेंट टू मूव इन द प्लेन। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा, एक तो जैसे ऊपर बनाए थे ऐसा ही बनेगा, बट एल इज हियर डिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड जेड इक्वल टू 0 सिंस द मोशन इज इन एक्स वाई प्लेन, राइट। तो अगेन नंबर ऑफ कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, सो नंबर ऑफ कांस्टेंट इज हियर 2 एंड नंबर ऑफ पार्टिकल n इज़ 1। चूँकि एक ही बॉब है, वो तो दो दिख रहा है ना, क्योंकि ये शुरू में था, इसी का पोजीशन कुछ टाइम के बाद ये हो गया, तो एक ही है। तो 3n माइनस के आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 अगेन हियर, तो एक ही आ रहा है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो और यहाँ पे जो आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा वो थीटा होगा। तो इस तरीके से टाइम डिपेंडेंट वाला केस भी मैंने आपको दिखा दिया, जहाँ पे जो आपका कांस्टेंट इक्वेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है। तो टाइम डिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जैसा हम लोग ऊपर भी बात किए थे, राइट। अब देखो क्या है नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट का एग्जांपल आप दिखा सकते हो गैस मॉलिक्यूल्स से। गैस मॉलिक्यूल्स कन्फाइंड विद इन ए स्फेरिकल कंटेनर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। ये एक कंटेनर है जिसमें आर रेडियस का कोई स्फेरिकल कंटेनर है, राइट। इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो है नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट का एग्जांपल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंडीशन ऑलवेज होगा ना, कि जो भी जो है दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो ऑलवेज रेडियस से छोटा होगा डेफिनेटली। ओके, तो एक जो है कंडीशन बेस्ड है, इनइक्वालिटी का यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। तो ये सब आप एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। ये सबको आपको अच्छे से समझ के रखना है। ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं रोलिंग कांस्टेंट के बारे में। रोलिंग कांस्टेंट मींस कि आपका जिसमें पार्टिकल जो है वो प्योर रोलिंग में हो सकता है। ओके, तो प्योर रोलिंग वाला केस होगा यहाँ पे, तो रोलिंग कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखो एक जो है डिस्क जो है वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। अब ये सब फिजिक्स में आप पढ़े हो क्लास 12 में, थोड़ा एडवांस लेवल होता है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विद स्लिपिंग। तो यहाँ पे हम लोग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंसिडर कर रहे हैं। और ये देखो आपका एक्स जेड प्लेन है। ओके, यहाँ पे जेड है। अच्छा, और किसी टाइम पे सपोज करते हैं इसका वेलोसिटी v है, रेडियस r है, राइट। और ये तो जो हम लोग वेलोसिटी डिफाइन करते हैं वो कैसे, प्योर रोलिंग में वो इस तरह से होता है, v इज इक्वल टू r थीटा डॉट, यानी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो आपका dx/dt है, राइट। और इधर आपका r थीटा डॉट को आप लिख सकते हो dθ/dt। तो यहाँ से आप फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन, तो आपको ये मिलेगा। ओके, जहाँ पे x नॉट क्या है, आपका x का इनिशियल पोजीशन है, राइट, इनिशियल पोजीशन ये। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे कि इसमें और जो अनदर कांस्टेंट हो सकता है वो क्या होगा, तो वो आप देखोगे y इक्वल टू 0, z इक्वल टू r। आप कोई भी पॉइंट लोगे पेरीफेरी पे, राइट, चूँकि डिस्क है तो वहाँ पे जो z होगा वो आपका r होगा, फिक्स होगा रेडियस के इक्वल। y तो 0 होगा चूँकि ये एक्स जेड प्लेन है, और फाई 0 और साई भी 0, राइट। चूँकि जो भी मोशन है वो थीटा के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता तो हम लोग इसको कंसिडर करते आर्बिट्रेरी पोजीशन पे, तो ये भी आपका 0 होगा। तो जो नंबर ऑफ यहाँ पे कांस्टेंट है वो आप देखोगे क्या आ जा रहा है, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स ये आपका आ जा रहा है 5, राइट, 5। ओके, अब देखो यहाँ पे जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6n माइनस लेंगे k। ओके, ये आपको देखो ध्यान देना है, याद रखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ना, तो हम लोग जैसे 3n माइनस के लेते हैं, कब लेते हैं, अगर रोलिंग है या सिर्फ आपका ट्रांसलेशन या रोटेशन मोशन है, ठीक है। तो अगर आपका ट्रांसलेशन मोशन है, वनली ट्रांसलेशन मोशन है तो आप इसको लेते हैं, या वनली रोटेशन मोशन है तो आप इसको लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों एक साथ चल रहा है, ठीक है, फॉर क्या मान लो कि ट्रांसलेशन भी है आपका और रोटेशन भी है, तो उस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाता है, वो होता है 6n। ओके, 6n क्यों, बात समझिए, देखिए यहाँ पे समझ भी सकते हैं आप आसानी से। तो देखो होता क्या है कि अगर हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशन का बात करें तो जो है, चूँकि 3 डायमेंशनल स्पेस में आप बात करते हो इसलिए हम लोग 3 लेते हैं, तो 3 इंटू n माइनस के, चूँकि आप सिर्फ ट्रांसलेशन पे बात कर रहे हो या तो रोटेशन पे बात कर रहे हो, ठीक है। तो एक 3 डायमेंशनल प्लेन में पे एक बॉडी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला ये बन जाता है और रोटेशन के लिए भी। लेकिन अगर मान लो दोनों हो रहा है ना, तो जो दोनों हो रहा है तो 3 कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा रोटेशन में और 3 कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन में, 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास में एक जो है बॉडी के लिए 6 हो जाएगा। तो अगर n नंबर ऑफ बॉडी है तो 6n और माइनस k करेंगे। यहाँ पे चूँकि दोनों है
तो 6n-k की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है चूँकि डिस्क है, और -k 5 हो गया, तो ये 1, ओके। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 आ गया। यहाँ पे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, थीटा होगा। अब आप बोलोगे रोटेशन है, स्लाइडिंग नहीं है, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं है, सिर्फ रोटेशन है। तो अगर सिर्फ उसके हिसाब से आप देखोगे, रोलिंग का केस है, तो उस केस में अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का 3n-k, तो आपको ये देखना होगा फिर कि आपको जो नंबर ऑफ कांस्टेंट लेना होगा वो सिर्फ रोलिंग के अबाउट में लेना होगा, यानी ये दो आपका सिर्फ 0 होगा, राइट। चूँकि एक तो थीटा मेरा डिपेंडेंट है, तो जो कांस्टेंट होगा वो ओनली 2 होगा। तो ऐसे भी आप निकालोगे तो क्या आएगा, आपका 1 आएगा, ठीक है। रिजल्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा। अगर आपका प्योर रोलिंग हो रहा है, प्योर रोलिंग होगा अगर मान लिया रिजिड बॉडी का, तो इसमें जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। और मान लो अगर रोलिंग भी हो और प्लस क्या, प्लस आपका स्लाइडिंग में ये क्या होगा, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 होगा, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट भी है, इसको आप याद भी रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्विक एग्जाम्पल को, ओके। तो देखिए अगर आप डबल पेंडुलम का केस देखें, जैसे यहाँ पे बना हुआ है डबल पेंडुलम है, तो डबल पेंडुलम में क्या होता है, यहाँ पे जैसे 2 बॉब्स है, राइट, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2, तो यहाँ पे 2 एंगल लिया जाएगा, θ1 और θ2, ये 2 पोजीशन है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 तरह का हमको जो कांस्टेंट इक्वेशन मिलेगा, एक तो ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, ठीक है। ये आप डेफिनेटली आसानी से निकाल सकते हो, तो ये आप निकाल लोगे। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों जो है आपका, वो तो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो जो आपको जो है जनरलाइज कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट मिलेगा, वो θ1 और θ2 मिलेगा। इसको आप फार्मूला से भी यहाँ पे निकाल पाओगे, जिससे मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 3n और -k, ओके। चूँकि यहाँ पे जो है ओनली रोटेशन होता है, ट्रांसलेशन तो होता नहीं है, ठीक है, फिक्स रहता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 पार्टिकल है, तो 3 × 2 हो जाएगा माइनस, राइट। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कांस्टेंट आपका, तो यहाँ पे नीचे निकाला गया है, यहाँ पे देख लो, ये टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। क्योंकि ये XY प्लेन में है तो ये भी 0, ये भी 0 लेंगे, ठीक है। ये तो टोटल 4 हो गया हमारे पास में, तो 3n-k लगाओगे तो आ जाएगा 3 × 2, चूँकि 2 पार्टिकल है, -4, तो आपका 2 आता है। ये डेफिनेटली θ1 और θ2 होगा, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका इस केस में ये आ जाएगा, राइट। तो काफ़ी आसानी से निकाल पाओगे इस तरह का। देखो यहाँ पे 2 निकाला हुआ है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे काम करना होता है, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, नॉट नेसेसरली अ डिस्टेंस, नॉट नेसेसरली अ एंगल, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही होगा, नॉट नेसेसरली बिलोंग टू ए पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। मतलब कि सिर्फ कार्टेशियन, सिलेंडर या पोलर स्फेरिकल इस तरह का कोई फिक्स पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जाम्पल आप, कि यहाँ पे देखो ये जो है आपका ट्रांसलेशन मोशन यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे फिक्स है हालांकि, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि रोटेशन मोशन हो रहा है, तो x θ यहाँ पे क्या होगा, दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा इस केस में, और ये दोनों आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जहाँ पे x आपका क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट, और जो θ है आपका वो एंगल है, राइट। सो ये केस भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये ऐसा केस है जिसमें कि हम लोग ये देख रहे हैं कि x और θ मिल करके भी आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट मिलेगा, राइट। तो हर तरह का जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब देख लो यहाँ पे क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का प्रॉपर्टी है कि जो भी आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा ना, वो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, कंप्लीट होगा, यानी वो पूरा मोशन को डिफाइन करता होगा, और होलोनोमिक होगा, जैसा मैंने आपको ऊपर में बता दिया है। अब देखो मीनिंग ऑफ कंप्लीट यहाँ पे जो बोल रहा है कि कंप्लीट होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो पूरा जो मोशन है, उस मोशन को पूरा वो क्या करता हो, जो है मोशन के हर एंगल को वो बताता हो, ठीक है, पूरा डिस्क्राइब करता हो कंप्लीटली, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो उसको कंप्लीट करने वाला कहलाएगा, ओके। ये फिर से वही बात आ गई जो हम लोग पहले ऊपर कर चुके थे, ओके। अब देखो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ए रिजिड बॉडी, तो देखो रिजिड बॉडी हैज़ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसा हम आपको बताए थे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है अगर कोई कांस्टेंट अवेलेबल ना हो तो, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी कांस्टेंट। Thus 6 generalized coordinates are necessary to specify the dynamics of a rigid body। कैसे, तो देखिए 3 ट्रांसलेशन मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फॉर द सेंटर ऑफ मास प्लस 3 रोटेशनल
डिग्री ऑफ फ्रीडम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो टोटल कितने हो गए, टोटल आपके 6 हो गए। तो ये कब होगा, जब आपको कोई और अलग से कोई कांस्टेंट गिवन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेटली ट्रांसलेशन मोशन के लिए जो हम लोग थ्री डायमेंशनल प्लेन में बात करेंगे तो एक्स वाई जेड हमको नीड होगा, और रोटेशनल मोशन में हमको फाई थीटा और साइन नीड होगा। तो 3 और 3 कितने हो गए जी, 6 हो गए, ठीक है। इन केस ऑफ ओनली ट्रांसलेशन मोशन, अगर सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होता है तो ए रिजिड बॉडी कैन बी अकाउंटेड एज ए पॉइंट पार्टिकल। जैसे मान लो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है तो इतना बड़ा बॉडी का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ क्या है, एक पॉइंट पार्टिकल है। और उस केस में क्या होगा, फिर सिर्फ हमको 3 ही जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई कांस्टेंट दिया हुआ है तो फॉर पर बॉडी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा वो आ जाएगा 3n-k, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। और अगर आप दोनों का मिला के बात करोगे रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का, तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका आ जाएगा 6n-k, राइट, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। अब देखो समरी आ गया यहाँ पे, फाइनली कुछ समराइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। देखिए कांस्टेंट जो है आपका वो जो है 2 तरह का होता है, होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक। तो होलोनोमिक में क्या होगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट होगा, आइदर डिपेंडिंग अपॉन टाइम और नॉट, ठीक है। और नॉन होलोनोमिक में जरूर आपका उसका वेलोसिटी भी वहाँ पे होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट के साथ साथ में, और या तो इनइक्वालिटी हो सकता है। उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट स्पेसिफाई पार्टिकल कन्फिग्रेशन एट ऑल टाइम्स, राइट। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ओके, इन आपका नंबर ऑफ पार्टिकल है, के क्या है, नंबर ऑफ होलोनोमिक कांस्टेंट है इन केस ऑफ, ठीक है, मान लो सिर्फ आपका रोलिंग है या सिर्फ स्लाइडिंग है, सिर्फ ट्रांसलेशन है या सिर्फ रोटेशन है, तो उसमें अगर दोनों होगा तो वहाँ पे 6n-k आप लोगे, ठीक है। और चॉइस ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज नॉट यूनिक बट नंबर मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम लेंगे तो वो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो सकता है, कुछ और भी आप ले सकते हो, हाँ, लेकिन जो जितना भी आपका नंबर आएगा वो इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रीडम होगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मस्ट बी रिमेंबर। तो आई होप आपके लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल था, छोटा लेक्चर था, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं जो आप अलग से कर पाओगे, वो मैं आपको अलग से दूंगा, तो उसको भी आपको स्किप नहीं करना। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। अगर आप पूरा कोर्स देखना चाहते हो लाइक किए, जैसे आपका झारखंड PGT के सिलेबस में ये मैथमेटिकल फिजिक्स में आता है, तो उसके लिए आप झारखंड PGT का कोर्स बाई कर सकते हो। मेरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहाँ पे काफ़ी सिस्टमेटिक वे में सारा कोर्स लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चों का अच्छा फीडबैक है, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से उसको अचीव किया है। तो आप भी वहाँ से जाकर सिस्टमेटिक लर्निंग कर सकते हो। PDF वगैरह डाउट क्लैरिटी सब आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।